हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में, जिसमें मैं आपको मीशो के अकाउंट का पेमेंट रिकन्सिलेशन कैसे करना है और कैसे करते हैं और इजी वे क्या है पेमेंट रिकन्सिलेशन करने का, तो उसके बारे में आपको पैनल पे बताऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा कि पेमेंट रिकन्सिलेशन एक्चुअली में है क्या। पेमेंट रिकन्सिलेशन का सीधी सिंपल भाषा में मतलब ये है कि हमने 10 ऑर्डर भेजे और उन 10 ऑर्डर का हमारे को कितना पेमेंट आया और कितना आना चाहिए था। बस हमारे को ये चेक करना है कि सपोज़ हमने 10 ऑर्डर मीशो पे भेजे, 10 ऑर्डर का हमारे को प्रति ऑर्डर का, अगर एक ऑर्डर में हमारे को 50 रुपये का पेमेंट आना था तो वो पेमेंट आया कि नहीं आया, पहले वो वेरीफाई करना। और अगर 50 रुपये का पेमेंट आना था तो उसकी 50 रुपये ही पेमेंट आई है या नहीं आई, वो चेक करना है। तो ये सारे हिसाब को चेक करने को बोलते हैं पेमेंट रिकन्सिलेशन करना, पेमेंट की क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन करना। सीधी भाषा में पेमेंट को चेक करना कि पैसे आए या नहीं आए हमारे ऑर्डर के। तो इसको हम ऑर्डर लेवल पे करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ऑर्डर लेवल पे मीशो के अकाउंट का भी, सिर्फ मीशो के अकाउंट का मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मीशो के हमारे को सेल्स पे पेमेंट रिकन्सिलेशन कैसे करना है और आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो अब ये हमारा जो है मीशो का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब ये जो मीशो का डैशबोर्ड है, पहले तो हमारे को, अगर हमारे पास करंट डेटा नहीं है तो हम जो है सेल्स रिपोर्ट पे जाएंगे। तो सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए हमारे को पेमेंट्स में जाना है। पेमेंट्स में डाउनलोड के ऊपर जाके जीएसटी रिपोर्ट डालना है। जिस तरह अभी है 13 मार्च 2025, तो आज की तारीख है 13 मार्च 2025। तो हम जो है अभी पिछले महीने का करेंगे, फरवरी का। तो मैंने 2025 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है जनवरी और फरवरी, तो मैंने फरवरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो जो फाइल डाउनलोड होगी वो ऐसी होगी। ये एक्सेल फाइल, सॉरी, ये जिप फाइल होगी। जिप फाइल के अंदर हमारे को जो है हमारी शीट मिलेगी, जीएसटी रिपोर्ट की जो शीट होती है हमारी को, वो मिलेगी। अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देखो इसमें 3 है, एडजस्टमेंट, फॉरवर्ड रिपोर्ट एंड रिवर्स। तो हमारे को जो है सिर्फ फॉरवर्ड रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर हमारे ऑर्डर्स का डेटा होगा कि ऑर्डर्स कितने कस्टमर के बाद डिलीवर हुए, कितने आरटीओ हैं, कितने कैंसिल हुए। तो हमारे को सिर्फ इसी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब ये हमारी जो है रिपोर्ट तैयार हो गई है। रिपोर्ट जो है हमारे को मिल गई है। अब हमने इसका जो फर्स्ट है उसको बोल्ड कलर कर लिए ताकि हमारे को पता रहे कि किस टाइटल के नीचे क्या मेंशन किए गए। अब हमारे को पेमेंट रिकन्सिलेशन में सिर्फ 4 या 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला मंथ तो अगर हमने पुराना फरवरी का किया तो देखो 1 फरवरी 2025 ऑलरेडी मंथ तो वही आएगा। ऑर्डर डेट की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको भी हटाएंगे। आइडेंटिफायर हटाया। अब हमारे को यहाँ पे जो है एक ऑर्डर आईडी है और एक सब ऑर्डर आईडी, हमारे को दोनों की रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट है हमारे को, इसमें पता चलेगा कितनी क्वांटिटी, ऑर्डर स्टेटस दिया है, शिप्ड है, डिलीवर्ड है। मैनिफेस्ट टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, पिकअप की, पिन कोड की, रीसेलर स्टेट, रीसेलर पिन, एंड कस्टमर स्टेट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर का पिन कोड, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे हमारा जीएसटी अमाउंट, जीएसटी रेट की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मीशो प्राइस, नेट कमीशन, इसकी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मीशो जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हमेशा जीरो ही आएगा। अब एडजस्टमेंट दिखा रहा है, इसकी भी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी हम डिलीट करेंगे। शिपिंग चार्जेस टोटल, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे को रिक्वायरमेंट है जीएसटी की। टैक्सेबल वैल्यू की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू भी हटा देंगे। अब यहाँ पे आ गया शिपिंग जीएसटी, उसके बाद मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल, और उसके बाद हमारे को टीसीएस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ सॉरी, हमारे को जो है टैक्सेबल शिपिंग की रिक्वायरमेंट होगी। टैक्सेबल शिपिंग जीएसटी, टैक्सेबल शिपिंग, उसके बाद शिपिंग जीएसटी परसेंट 18% जो है। उसके बाद हमारे को चाहिए मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल का। उसके बाद हमारे को टैक्सेबल अमाउंट का, टीसीएस का, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम हटा देंगे। फिर बाकी कस्टमर स्टेट, एनरोलमेंट नंबर, फाइनेंशियल ईयर, सप्लाई आईडी, इसकी हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमारे को क्या करना है, ऑर्डर स्टेटस को जाके यहाँ पे हमारे को सॉर्ट में जाना है। ऑर्डर स्टेटस को हम जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सॉर्ट बाय में, और ऑर्डर ये जो ऑर्डर टाइप है इसको A to Z पे क्लिक कर देंगे।
अब हमारे पास देखो, अब ये कैंसिल्ड एक साइड आ गया, ऑर्डर एक के नीचे एक आ गया, फिर डिलीवर्ड आ गया, आरटीओ और शिफ्ट मतलब जो भी रास्ते में है। तो हमारे को पता चल गया ये सारे ऑर्डर जो हैं अभी कैंसिल्ड हैं, उसके नीचे ये सारे ऑर्डर जो हैं डिलीवर्ड हैं, उसके बाद ये 3 ऑर्डर आरटीओ में हैं, बाकी ये सारे ऑर्डर 11 ऑर्डर जो हैं ये शिफ्ट में हैं। तो अब हमारे को ये बेसिक फॉर्मेट तैयार हो गया सेल्स रिपोर्ट से हमने कि हमारे को क्या क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले ऑर्डर नंबर, सेकंड सब ऑर्डर नंबर, उसके बाद क्वांटिटी, फिर ऑर्डर स्टेटस, फिर जीएसटी अमाउंट, फिर मीशो प्राइस, उसके बाद जीएसटी, टैक्सेबल शिपिंग और शिपिंग जीएसटी 18%, उसके बाद मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल, जो मतलब इसका मतलब है कस्टमर को फाइनल कितने का पड़ा, डिस्काउंट सबके बाद जो कटा के हमारे को लास्ट में पेमेंट आएगा वो यहीं से पता चलेगा। तो हम इन सब के जो नंबर्स हैं पहले इनको नंबर्स में कर लेते हैं। ये रहा कन्वर्ट टू नंबर, अब ये हमारा हो गया। अब हमारे को करना क्या है, ये देखो यहाँ पे सपोज डिलीवर्ड हमारे यहाँ से शो हो रहे हैं, एक कलर दे देते हैं डिलीवर्ड को, ग्रीन कलर दे देते हैं क्योंकि ये डिलीवर्ड हो गए हैं। तो हमारे को रेफरेंस के लिए ले रहे हैं ताकि इजी रहेगा। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया एक्सपेक्टेड पेमेंट का। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखो जो मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल, मतलब फाइनल कस्टमर को जो प्राइस पड़ा है हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, और हमने सिलेक्ट कर लिया मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल। इसमें से हमारे को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो हमारे को टैक्स लगा शिपिंग पे वो माइनस करना है, इज इक्वल टू मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल वो सिलेक्ट करा, उसमें माइनस करा हमने, उसके में माइनस किया हमने टैक्स जो शिपिंग पे लगा, उसके बाद हमने माइनस किया टैक्सेबल शिपिंग, मतलब टैक्सेबल शिपिंग पे जीएसटी जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट मिलेगा कि टोटल लॉजिस्टिक का मीशो ने इतना चार्ज किया है। उसके बाद हमारे को जीएसटी माइनस करना है, माइनस देखो एक ही हो गया हमारा J14, उसके बाद G14, उसके बाद माइनस करके हमारे को H कॉलम का 14, उसके बाद माइनस करके हमारे को ये हमारा आगे G14। हमने ये माइनस किए सारे के सारे, क्या करा मीशो प्राइस प्लस शिपिंग चार्जेस टोटल, मतलब फाइनल जो इनवॉइस प्राइस था वो लिया, उसमें से हमने टैक्सेबल शिपिंग माइनस कर दिया और शिपिंग जीएसटी जो 18% था वो माइनस कर दिया। उसके बाद हमने जितना जीएसटी कटा वो माइनस कर दिया। उसके बाद जो है हमने ये सारे लॉजिस्टिक और जो भी चार्जेस थे ऊपर के सारे काट दिए। अब हमारा यहाँ पे पेमेंट आ गया 108.8 रुपये का। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने यहाँ से जो इसका ऑर्डर नंबर है वो जाके ऊपर कॉपी किया, ये सब ऑर्डर आईडी ले लो आप, सब ऑर्डर आईडी यहाँ से ये जा रहा है, सब ऑर्डर आईडी नहीं जा रहा, सब ऑर्डर आईडी मैंने लिया। अब मैं गया पेमेंट्स टैब में, पेमेंट्स टैब में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्डर सब ऑर्डर नंबर। अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और सर्च किया। अब यहाँ पे देखो नेट ऑर्डर अमाउंट कितना आया मेरे को 109.98। अब मेरे को जो एक्सपेक्टेड आना चाहिए था ये 108.8 आ रहा है। अब 1 रुपये का फ़र्क कहाँ आ रहा है, मेरे ख्याल से जीएसटी माइनस मैंने किया था, G14 मैंने माइनस किया था इसमें से, हाँ G14 माइनस किया है, 1 रुपया इसने और लिया, 1 आध रुपये का ऊपर नीचे चलेगा। अब देखो इसकी पेमेंट करें, देखो 117 रुपये रिवेन्यू था, उसके ऊपर शिपिंग चार्ज हुआ, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 117 प्लस 49 तो 166 कस्टमर को पड़ा। उसके अंदर ये 49 इन्होंने शिपिंग काटा यहाँ से, इंक्लूडिंग टैक्स है 49 रिवेन्यू इंक्लूडिंग टैक्स। उसके बाद टीसीएस काट दिया और टीडीएस काट दिया, और शिपिंग चार्ज जो है -55 रुपीज़ काटे हैं, प्लस अदर शिपिंग चार्ज जो जीरो है, तो -55 रुपीज़ इन्होंने यहाँ से देखते क्यों काटे हैं। ये रहा 46 प्लस 8 पॉइंट, ये रहा 46.7 प्लस 8.4,
55.1 और ये लास्ट में हमारा GST 1.1 प्लस 1.1 टैक्स 56 आ गया यहाँ पे अमाउंट हमारा। तो इन्होंने 55.7 और TCS और TDS मिला के 1 रुपये और बना, 56 रुपये काटे। तो हमारे को यहाँ पे 1 रुपये की ऊपर की पेमेंट आई है, मतलब इनका वो 1 रुपया ऊपर नीचे चलता है, इतना हम एडजस्ट करते हैं। पेमेंट 24 तारीख को पेमेंट आई थी हमारे पास, देखो पेमेंट डेट है 24 फरवरी। तो हमारी जो है पेमेंट हमारे को आ गई है 108 रुपये की। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेमेंट सेम फॉर्मूले पे सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हमने इनका ऑटो सम किया है, क्योंकि ये सारी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को ये प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, -1 वाला लेके सिस्टम ये। तो हम यहाँ पे अब इसको ऑटो सम करेंगे, सिलेक्ट किया, पेस्ट किया, कोई नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे ये जो है गलत दिखा रहा है। कैंसिल्ड ऑर्डर्स का आप यहाँ से डेटा हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी सिस्टम में डेटा है ही नहीं कैंसिल्ड ऑर्डर का। एक और देख लेते हैं, एक और ऑर्डर आईडी देख लेते हैं, सबसे ऊपर वाली देख लेते हैं, इसका भी कोई डेटा नहीं है। तो इसका मतलब कैंसिल्ड ऑर्डर का ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सारे डिलीवर्ड ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद RTO आ गए, उसके बाद शिफ्ट आ गए। तो इसलिए हम RTO कैंसिल्ड की एंट्रीज हटानी है और एक RTOs की एंट्री हटानी है, RTOs की हटा दी। अब हमारे पास डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं, शिफ्ट हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न होता तो रिटर्न के अंदर होता कैंसिल्ड, RTO, डिलीवर्ड, रिटर्न और चौथा शिफ्ट। इसका मतलब पिछले महीने हमारा कोई भी कस्टमर रिटर्न आया ही नहीं। अब देखिए कितने ऑर्डर टोटल हमने भेजे हैं, ये देखो टोटल मिला के हमने 37 ऑर्डर भेजे हैं, जिसमें से 11 जो हैं अभी ट्रांजिट में है और 25 ऑर्डर जो हैं कस्टमर के पास डिलीवर हुए हैं। मतलब भेजे तो वो RTO कैंसिल वाले भी थे। तो आप ये मान के चलो टोटल मिला के जो हमारे को 50 ऑर्डर आए थे पूरे महीने में, तो हमारे को एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है 108 रुपये का दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं कलर हटा देता हूँ। अब हमने यहाँ पे सब ऑर्डर आईडी कॉपी किया, पेस्ट किया। 109.9 का पेमेंट आया था, 108 हमारे को एक्सपेक्टेड पेमेंट था, 109 का आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे को कितने का पेमेंट आया है, 109। मैं राउंड का ऊपर का अमाउंट छोड़ देता हूँ। अब 108 का पेमेंट आया था 109 आया, या 109 का पेमेंट आना था 108 आया, तो इसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बस हमारे को ये चेक करना है कि एक्सपेक्टेड पेमेंट इतने का आना चाहिए था और इतने का आया। अब एक बारी मैं इसका यहाँ से SKU ID कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था मैंने, इन्वेंट्री में गया, SKU ID चेक किया, 129 रुपये है। इसको मैं अगर मैं दिखाऊं आपको, अभी मेरा आउट ऑफ स्टॉक में आ जाएगा। अब इसको मैं एडिट करूंगा, ये 129 रुपये का बेच रहे हैं, 129 में डिस्काउंट पड़ा होगा तो हमारे को यहाँ पे 119 की जगह 109 रुपये का पेमेंट आया। तो कस्टमर को मेरे ख्याल से 5% का स्मार्ट कॉइन का डिस्काउंट पड़ा होगा, जो इसने मीशो के अंदर यहाँ पे ही काट लिया। शिपिंग में मीशो प्राइस में इसने यहीं पे काट लिया, तो इसलिए हमारे को 119 की जगह 109 रुपये का डिस्काउंट होगा। अगर स्मार्ट कॉइन होता तो यहाँ पे दिखाता ज़रूर, पर नहीं। रिकवरीज एंड चार्जेस में सारे अदर डिडक्शन होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है इसके यहाँ पे दिखाएगा, एंड जो अपना एफिलिएट चार्जेस है वो भी यहीं पे दिखाएगा। स्मार्ट कॉइन का चार्जेस जो भी डिस्काउंट है वो भी दिखाएगा। इसका मतलब ये कस्टमर को नॉर्मल 5% के डिस्काउंट में सेल में उसने ऑर्डर किया होगा, तो हमारे को 109 रुपये का पेमेंट आया तो उसको 10 रुपये का डिस्काउंट पड़ा होगा, इसमें स्मार्ट कॉइन नहीं कटा हुआ। तो हमने चेक करा कि भैया इसका 108 रुपये का पेमेंट एक्सपेक्टेड था, 109 आया। अब दूसरे का चेक करते हैं, इसका जो है 80.32 आया है हमारे पास कितना आना था 83.4, पर अभी 4.5 रुपये आउटस्टैंडिंग है जो बाद में आएगा,
मेरे ख्याल से ये इन्होंने पहले जो है ले लिए होंगे, एक्स्ट्रा काट लिए होंगे, अभी रिफंड करेंगे, आउटस्टैंडिंग में पड़ा है। तो अब ये आउटस्टैंडिंग में अगर किसी और ऑर्डर में एडजस्ट करके 4.5 रुपये देंगे, नहीं पूरे हैं, पूरे हैं 80.32 है ना, तो इसमें हमारे को 1 रुपया कम आया लगभग लगभग। ये उसका कटा है, ये स्मार्ट कॉइन का 5% स्मार्ट कॉइन का, जो 4.5 रुपये हमारे कटे हैं ये स्मार्ट कॉइन के कटे हैं। 5% डिस्काउंट दिया था मैंने स्मार्ट कॉइन में। यहाँ पे कोई भी स्मार्ट कॉइन नहीं है, देखो रिकवरी में डाल दिया उन्होंने -4.5 रुपीज़, ये स्मार्ट कॉइन का कटा है। तो हमारे को इसकी 80 रुपये की पेमेंट आई है, पर इन्होंने ये एक्सेल शीट में कुछ भी मेंशन नहीं किया ये पैसे किस चीज़ के काट रहे हैं। अब तीसरा ऑर्डर हम चेक करते हैं। सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे 62 रुपीज़ है हमारा, 3 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 62 रुपीज़ का पेमेंट है। हमारे को 64 आना था, 64.7 मैं राउंड में ही ले रहा हूँ, 62 5% कटा, ये स्मार्ट कॉइन का कटा 3.70 रुपया स्मार्ट कॉइन का। तो हमारे को 64 रुपये की पेमेंट की जगह 62 रुपये पेमेंट आई है। अगले वाले का 74 है, इसकी 76.26 है। इसका मतलब इसमें स्मार्ट कॉइन का कोई भी पैसा नहीं कटा, डायरेक्ट पेमेंट आई है 76.26 की। तो हम चेक करेंगे, इसमें 74.8 है, 76.26 76 आई है, 2 रुपये फालतू आ गया। तो ये 1-2 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये ऊपर नीचे रहता है। अब ये प्रोडक्ट है हमारा, ये सेल हुआ था 81 रुपीज़ का, शिपिंग 33 लगा, उसके ऊपर 37 रुपीज़ टैक्सेस लगा के उसमें हमारा जो सेल प्राइस है, जिस तरह ये 5% की कैटेगरी है तो 5% GST लगता है, और TDS और TCS लगता है। 0.5% ऑफ TCS कटता है और 0.1% हमारा कटता है TDS डिडक्शन। तो ये काट के जो हमारा बना ये खर्चा, लास्ट में बैंक सेटलमेंट इन्होंने दिया। टोटल रिवेन्यू 114, डिडक्शंस हुए 37.09 के, चार्जेस कुछ नहीं है, रिकवरी कंपनसेशन कुछ नहीं है, TCS वगैरह काट दिया, और लास्ट में हमारे को 76.26 का पेमेंट आ गया। अब जैसा मैंने बताया, हम जो है SKU ID अगर मैं कॉपी करके इन्वेंट्री टैब में सर्च करूं, ये मैं गया, प्रोडक्ट आ गया, 90 रुपीज़ में लिस्ट है, तो इसका 81.2 रुपीज़ का आना चाहिए था पेमेंट। पर यहाँ पे जो है मैंने डिस्काउंट दिया होगा, ये सेल में गया होगा कस्टमर को, तो अगर मैंने सेल बूस्टर सेल इवेंट में इसका डिस्काउंट दिया होगा, सेल इवेंट से कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली प्राइस डिस्काउंट पड़ता है, वहाँ पे सस्ता दिखता है, तो कस्टमर को दिखा सस्ता होगा और वहाँ से कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, तो उसी वजह से प्राइस का ये जो है यहाँ पे 90 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस है, वहाँ उसको कम होके सस्ते में पड़ा होगा। तो ये सिस्टम है मीशो के पेमेंट रिकन्सिलेशन का, आपको एक एक ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे को पता है कि ये सब दिमाग खराब वाली बात है, एक एक ऑर्डर तो चेक करना पड़ेगा। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर पहले मैं एक आपको फॉर्मेट बताता हूँ जो आपको रेगुलर बनाना है ऑर्डर ट्रैक करने के लिए, जिसको मैं डेटा बोलता हूँ, ऑफलाइन ऑर्डर्स का डेटा, कंपनी का नहीं, अपना पर्सनल कैसे करना है, इसका मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना फॉर्मेट बनाओ। सबसे पहले कॉलम में लिखो डेट। अमेज़ोन का है तो अमेज़ोन की अलग शीट बनाओ, फ्लिपकार्ट की अलग शीट बनाओ, मीशो की अलग शीट बनाओ, जियो मार्ट की अलग शीट बनाओ, हर कंपनी की अलग शीट बनाओ। सेकंड में डालो ऑर्डर आईडी। थर्ड में डालो SKU, ताकि आपको पता रहे प्रोडक्ट क्या है। डेट, ऑर्डर ID, SKU, उसके बाद है
सेल प्राइस। मीशो पे वैसे सेल प्राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप सेल प्राइस बनाना, आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चौथे बाद उसका स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस। पांचवें कॉलम में परचेज प्राइस। सिक्स्थ कॉलम में पेमेंट। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक हमारा ये जो है रिक्वायरमेंट है, हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट है डिटेल्स की। हमारे को ये रेगुलर बेसिस पे रेगुलर फिल करना है। सपोज़ मेरे पास मीशो पे ऑर्डर आया, होम पे जाते हैं, कोई ऑर्डर पड़ा नहीं पड़ा, शिफ्ट में जाते हैं। अब सपोज़ करो मेरा एक ये ऑर्डर आया सबसे ऊपर वाला, इसका SKU ID में यहाँ से जो है, ये मेरे पास कल ऑर्डर आया था, आज 13 तारीख है, तो मैं सबसे पहले तो डेट के अंदर कल की तारीख डाल लूँगा 12/3/25। उसके बाद मैं ऑर्डर आईडी में इसका जो सब ऑर्डर आईडी है इसको कॉपी करूँगा, इसको सब ऑर्डर आईडी में पेस्ट करूँगा। उसके बाद इसका मैं SKU कॉपी करूँगा। उसके बाद सेल प्राइस जो है, मीशो है तो मीशो छोड़ रहा हूँ मैं, पर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आपको सेल प्राइस पैनल पे ही दिखता है ऑर्डर्स टैब के अंदर, तो आप वहाँ से कॉपी करके सेल प्राइस जो है मीशो पे अभी मैं 0 डाल देता हूँ। आप जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का वहाँ पे अगर 200 रुपये का गया या 300 रुपये का गया तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो सेल प्राइस वहाँ पे। चौथा है ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस हमारा तब काम आएगा जब हमारे पास रिटर्न आएगा या कस्टमर रिटर्न आएगा। सपोज़ हमारे पास अगर ये पार्सल रिटर्न आता है तो हमारे को यही शीट खोलनी है। अगर RTO आए तो ऑर्डर स्टेटस के आगे RTO लिख देना है। अगर कस्टमर रिटर्न आया तो कस्टमर रिटर्न लिख देना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके पास RTO आया तो आपको पता रहेगा इस पर कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। ये मेरा ब्रेक इवन 0 पे है, नील है, पूरा की पूरा ऑर्डर नील हो गया। चौथा, अगर आपके पास अगली बात, अगर आपके पास कस्टमर रिटर्न आया तो आपको पता है इस पर कस्टमर रिटर्न चार्जेस लगेगा। अब अगला हमारे का परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस आपका अगर सपोज करो ये मेरी 5 पेयर ऑफ सॉक्स गई है तो 20 × 5 ये मेरा 100 रुपीज़ परचेज प्राइस हो गया। अगर मुझे इसका 120 रुपये का पेमेंट मिलता है तो मैं चौथे टैब में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट यहीं पे कर सकता हूँ। P&L कर देता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मेरे को क्या करना है, इज इक्वल टू पेमेंट रिसीव्ड माइनस परचेज प्राइस। मेरे को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर यही कस्टमर रिटर्न आता तो कस्टमर रिटर्न में अगर मेरे पास कस्टमर रिटर्न आ रहा तो परचेज प्राइस, मेरा माल जो बिका था वो वापस आ गया तो परचेज प्राइस मेरा हो जाएगा 0। अगर मेरा कस्टमर रिटर्न है तो पेमेंट रिसीव्ड मेरे को नेगेटिव में आएगा -180। तो P&L में मेरा एंट्री आ गई -180 रुपये की। तो हमारे को हर ऑर्डर को यहाँ पे मेंशन करना है। आप रोज़ मेंशन करोगे ना, ऑर्डर प्रोसेस करोगे, ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले ये शीट बनाओ। ये आपकी सारी पेमेंट रिकन्सिलेशन सबका यहीं पे जुगाड़ है। अगर आपने ये शीट मेंटेन कर ली अपने ई-कॉमर्स बिजनेस में, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक ऑर्डर प्रोसेस करोगे, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा एंट्री डालने में। आप 100 ऑर्डर प्रोसेस कर लो, उनका एक्सेल शीट डाउनलोड कर लो, फिर बाद में एंट्री डाल दो, रात में डाल दो एंट्री, पर ये रोज़ आपको करना है। इससे आपके पास हिसाब रहेगा कि मैंने दिन में, अगर मेरे पास 10 ऑर्डर गए थे, 10 ऑर्डर का 10 ऑर्डर आईडी ये है, SKU ये है, सेल प्राइस इतना गया था, कौन सा कस्टमर रिटर्न आया, कौन सा RTO आया, जो डिलीवर हो गया उसके आगे एक ब्लैंक छोड़ दो। परचेज प्राइस मेरा अगर 100 रुपये था तो मेरे अगर 10 ऑर्डर गए हैं तो मेरा परचेज प्राइस इतना हो गया। पेमेंट अगर मुझे 120 रुपये रिसीव हुआ है तो मेरे को इतना पता चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में सबका एक साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि सपोज इसका 100 आ गया, इसका 90 आ गया, तो यहाँ पे -10 की एंट्री हो गई। 100 में बेचा, 90 पेमेंट आया तो 10 रुपये का नुकसान हो गया। लास्ट में इन सबका टोटल करके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का मैं एंट्रीज टोटल करके यहाँ पे ये रहा, इसको मैं ले लेता हूँ। ये कितना है, 8 एंट्रीज़ हैं, 9 कर देते हैं। हमारे पास अब ये टोटल एंट्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, ये 8 हो गई। अब ये मुझे पता है मेरे पास 8 ऑर्डर गए थे, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे को 5 रुपये पर पैकिंग का ऑर्डर का कॉस्ट पड़ता है, तो मैं इज इक्वल टू 8 × 5 करूँगा, 40 रुपये हो गया। अब यहाँ पे मैं -40 कर दूँगा कि ये मेरा पैकिंग का खर्चा आ गया, इसके आगे लिख दूँगा पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट 40 रुपये। अब 90 में से 40 गए, इसको ऑटो सम करा, अपने आप कैलकुलेशन होके 50 रुपये मेरा प्रॉफिट है।
अब 50 रुपये प्रॉफिट के बाद जितना एडवर्टीजमेंट होगा वो यहाँ पे नीचे माइनस कर देंगे। माइनस अगर मेरा 100 रुपये ऐड का खर्चा हुआ तो इसके आगे मैं ऐड कॉस्ट मेंशन कर दूंगा। तो अब यहाँ पे 50 रुपये मेरा प्रॉफिट आया था, 100 रुपये मेरा ऐड कॉस्ट है, तो महीने का मेरा जो है ये -50 मेरा आ गया। टोटल या नेट P&L प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये सिस्टम है भैया पेमेंट रिकंसिलेशन का। क्या फ़ायदा है, सपोज़ अगर आपकी ये शीट मेंटेन्ड है ना, अगर आप डेली की डेली एंट्रीज कर रहे हो तो आपको हर महीने एक शीट बन जाएगी। अब यहाँ तो हमने सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करके जो है वो करी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 2017 से सारी डिटेल्स वाली शीटें सेव हैं। मैं हर महीने की महीने बनाता हूँ। सपोज़ ये मेरा मीशो का लेटेस्ट है, ये 13 तारीख का यही ऑर्डर गया था मेरे पास, जो इसका मैंने अभी SKU दिखाया। यहाँ पे मेरे पास डेट है, हर डेट के अंदर SKU ID है, उसके अंदर ऑर्डर ID है। यहाँ पे मेरे पास परचेज प्राइस है, प्राइस, कोरियन रिटर्न डेट। मैंने स्टेटस के आगे रिटर्न डेट लिख दिया क्योंकि RTO आता है, तो मैं इसी के अंदर ही मार्क कर देता हूँ कि RTO आया, कस्टमर रिटर्न आया। उसके बाद पेमेंट कितनी आई है, परचेज प्राइस कितना है, ये बेसिक फॉर्मेट मैंने बना रखा है। अब सपोज़ करो मेरे पास ये SKU है, ये मैं सीधा पैनल पे गया, पैनल पे मैंने पेमेंट्स टू अप टू डेट जितनी भी पेमेंट है यहाँ पे दिखाएगा प्रीवियस पेमेंट का। ये मेरा टैब खुलेगा तो यहाँ पे दिखा रहा है 13 मार्च को मेरे पास 54 रुपीज़ का पेमेंट आया, इसका ट्रांजैक्शन ID है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं हफ्ते में जो है एक बारी पेमेंट सारे प्लेटफॉर्म का संडे को लेके बैठता हूँ और चेक करता हूँ कि बैंक में आया नहीं आया। तो सबसे पहले मैं जो है नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से जैसे भी है पासबुक डाउनलोड करता हूँ, ई स्टेटमेंट डाउनलोड करता हूँ और सारी एंट्रीज मैच करता हूँ कि अगर ये 54.74 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन दे रहे हैं कि मेरे खाते में इतने पैसे आए हैं नहीं आए, पहले मैं वो चेक करता हूँ। आ गया तो उसके आगे टिक लगाता हूँ, स्टेटमेंट को प्रिंट आउट निकाल के या डाउनलोड करके उसके आगे मेंशन करता हूँ कि पेमेंट रिसीव्ड। उसके बाद मैं व्यू डिटेल्स में जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर ID कॉपी करूँगा और ये जो मेरी स्टेटमेंट है जो मैंने डेटा मेंटेन कर रखा है, अब यहाँ पे जाके मैं फाइंड करूँगा, ये दिखाएगा कि इस ऑर्डर का जो है कितना पेमेंट आया था, 54.74। अब मैं यहाँ पे 54.74 रुपीज़ मेंशन कर दूंगा। मैंने यहाँ पे SKU डाल रखा है तो मेरे को पता है कि क्या प्रोडक्ट मेरा गया था। उसके आगे ऑर्डर ID मैंने डाल रखा है ताकि पेमेंट में ट्रैक कर पाऊँ। उसके आगे प्राइस छोड़ दिया, कोरियर छोड़ दिया, रिटर्न डेट छोड़ दिया क्योंकि RTO नहीं आया, कस्टमर रिटर्न नहीं आया। अगर मेरे पास RTO आना आता तो मैं इधर RTO मेंशन कर देता, अगर RTO आता है कस्टमर रिटर्न आता तो कस्टमर रिटर्न मेंशन कर देता। अब मेरे को पता चल गया कि भैया मेरा पेमेंट जो है 54 रुपीज़ का आया था और परचेज प्राइस इस प्रोडक्ट का मेरा 45 है। तो मैं क्या करूँगा, ये पेमेंट जो 55 रुपये का आया उसमें से माइनस करूँगा परचेज प्राइस जो मेरा 9.74 रुपीज़ है। अब इसी के आगे मैं एक काम और करूँगा, 9.74 में से माइनस कर दूँगा 5 रुपये जो मेरा पैकिंग कॉस्ट है। तो मुझे इस ऑर्डर पे 4 रुपये 75 पैसे मिलेंगे। तो ये मेरा हाथ की हाथ P&L हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हाथ की हाथ ही मेरा निकल गया। ऐसे में अब सबका जो मेरा फाइनल यहाँ पे डेटा आएगा ब्लू लाइन के बाद अगली डेट में, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर से नीचे तक ऑटो सम करूँगा तो मेरा टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा कि भैया मेरे कितना पेमेंट आया और कितना मेरा लॉजिस्टिक कटा, कितना पेमेंट जो है मेरा परचेज प्राइस था। अब मुझे ये पता चल जाएगा, देखो मैंने माल कितने का बेचा, ये मेरा परचेज प्राइस आ गया सारा। अब ये मैंने जो 1020 रुपये का माल बेचा टोटल। अब यहाँ पे जैसे जैसे पेमेंट चढ़ाता जाऊँगा, मैं पेमेंट चेक करता जाऊँगा, वहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि 1020 के माल में मुझे 1100 रुपये की 1150 रुपये की पेमेंट आई है, तो मुझे 150 रुपये या 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ या रिटर्न आ गया तो घाटा हो गया। तो ये पेमेंट रिकन्सिलेशन करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको अगर हिसाब किताब ही नहीं होगा ना बेसिक कि भैया मैंने इतने का माल बेचा, पर्टिकुलर SKU गया, ये SKU मेरे को पड़ा कितने का था, इसमें कितना कट गया। जिस तरह यहाँ पे रिकवरीज एंड चार्जेस दिखा रहा है, तो ये रिकवरीज एंड चार्जेस किस चीज़ का कटा होगा, ये स्मार्ट कॉइन का कटा होगा, ये यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। अगर एफिलिएट होगा तो एफिलिएट मेंशन होगा, बाकी स्मार्ट कॉइन का यहाँ पे ये स्मार्ट कॉइन ही रिकवरी में डालता है ज़्यादातर, पर यहाँ पे लिख के नहीं देता कि ये स्मार्ट कॉइन का हम काट रहे हैं, क्योंकि 5% कट रहा है तो मुझे पता है मैंने स्मार्ट कॉइन में 5% से ज़्यादा कभी डिस्काउंट दिया नहीं है।
तो ये रिकवरीज में हमेशा स्मार्ट कॉइन का ही काटता है। नहीं तो यहीं पे ये एफिलिएट का होता तो यहाँ पे एफिलिएट का यहाँ पे चार्जेस 3 रुपये 20 रुपये यहाँ पे लिख देता कि एफिलिएट चार्जेस रिकवरीज के नीचे ही। तो हमारे को इससे पता चल जाएगा कि अगर एफिलिएट से कटा तो एफिलिएट यहाँ पे मेंशन होगा, रिकवरीज एंड चार्जेस है तो हम मान के चल सकते हो कि ये जो है हमारा स्मार्ट कॉइन का है। बाकी कोई भी सेल इवेंट का वगैरह, जिस तरह ये हमारा हम प्रमोशंस टैब में जाते हैं, जितना भी हमारा ये सेल इवेंट है, सेल इवेंट का यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन होता, क्योंकि ये डायरेक्टली प्राइस कम कर देता है। तो जो इनवॉइस प्राइस है कस्टमर को वो सस्ता दिखता है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा, इसलिए हमारा पेमेंट्स टैब में वो नहीं है। पर एफिलिएट जो है वो एक्स्ट्रा फीस जा रही है, तो वो अदर चार्जेस में डाल के एफिलिएट चार्जेस वहाँ पे मेंशन करके फिर पेमेंट काटता है, और स्मार्ट कॉइन का वो रिकवरीज के अंदर डाल रहा है। अच्छा, रिकवरीज के अंदर आपका एक और जाएगा, एक स्मार्ट कॉइन जाएगा, और आपका आरटीओ एश्योरेंस प्रोग्राम है तो उसका भी पैसा जो है रिकवरीज के अंदर जाएगा, और आपका कस्टमर रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम है या और भी कोई एश्योरेंस प्रोग्राम है तो उसका खर्चा भी ये रिकवरीज में डालेंगे, पर वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कि ये रिकवरी स्मार्ट कॉइन की है, वो टोटल रिकवरीज में डाल के एक ही एंट्री ख़त्म कर देंगे। तो आप समझ जाना कि आपका कुछ भी है जो भी है, पर रिकवरीज में आपका कट गया तो आप मोटा मोटा मान के चलना कि ये स्मार्ट कॉइन का होगा, नहीं तो ये जो एश्योरेंस प्रोग्राम वगैरह उसका होगा। तो ये हमारा सिस्टम था पेमेंट रिकन्सिलेशन का। ये मेरी बनाई हुई शीट है, ये मैं पिछले 8-9 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 2017 से मैं चला रहा हूँ इसको। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं या पेमेंट जिनको भी P&L प्रॉफिट एंड लॉस कराना होता है, उनकी भी मैं सेम ऐसी ही शीट बनाता हूँ, ताकि उनको बहुत ईजी रहे समझने में, ईजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना। अगर जो आगे काम करना चाह रहे हो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी पर्सनल एक डेटा शीट बनाओ, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आपने 10 ऑर्डर भेजे हैं और कंपनी बोलती है कि जी नहीं हमारे पास तो 9 ही ऑर्डर है, एक तो पिकअप ही नहीं हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ऑर्डर यहाँ पे एंट्री डाली है तो ऑर्डर आपने पैक किया होगा और आपका ऑर्डर पिकअप हुआ होगा। अगर पिकअप नहीं हुआ, कैंसिल होगा, तो आप यहाँ पे आके स्टेटस के अंदर कैंसिल डालोगे और उसके आगे परचेज प्राइस 0 डालोगे और पेमेंट के आगे भी 0 डालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर सच में कैंसिल हुआ था। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना, जब आप दिन के 300-400 ऑर्डर भेजते हो, तब कोई बारी क्या होता है कि कुछ ऑर्डर कैंसिल्ड होते हैं, पर कोरियर वाले अपने बैग में डाल लेते हैं कि नकली दिखाते हैं कि हमने डिवाइस में स्कैन कर दिया और अपने बैग में डाल देते हैं, पर उनको पता होता है कि ये पैकेट कैंसिल है, तो वो अलग से निकाल के अपने बैग में डाल लेते हैं। पर जब आप पेमेंट के लिए देखते हो कि भैया पेमेंट नहीं आया इस ऑर्डर का, तब आप टिकट रेज करते हो कि इसका पेमेंट मिसिंग है, तब कंपनी बोलती है कि नहीं भैया ये तो ऑर्डर पिकअप ही नहीं हुआ, आप मैनिफेस्ट डालो। आजकल लोग मैनिफेस्ट साइन कराते ही नहीं है, और कोरियर वाले भैया को भी स्मार्ट है, उनको पता है मैंने 2 पैकेट गायब करे हैं, तो वो 10 पैकेट है तो 10 की जगह 8 पे का साइन करता है, और हम ध्यान देते नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। अगर आपके पास ये शीट मेंटेन होगी ना, तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि भैया मेरा ऑर्डर पिकअप हुआ है, मेरे को पता है मेरा पिकअप हुआ है। आपको पता चल जाएगा कोरियर वाले ने चोरी की है। और ऑर्डर आईडी से आप लॉजिस्टिक ट्रैक कर सकते हो कि कौन से कोरियर वाले ने ट्रैक किया है, कौन सी कोरियर कंपनी का लड़के ने जो है बेईमानी करी है, ताकि आप अगली बार पता रहेगा कि भैया ये लड़का बेईमानी करता, तो इसके सामने चेक कराओ, डिवाइस अपने सामने स्कैन करवाओ, एक एक ऑर्डर आप खुद चेक करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा। कई कंपनी में घपला हो रहा है तो पता चल जाएगा, पेमेंट ज़्यादा कम आ रही है, अगर आपको 60 रुपये की पेमेंट आ रही थी 55 रुपये की आ रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि पेमेंट गलत आई है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो और टिकट जनरेट कर सकते हो कि भैया मेरे को पेमेंट 60 की आनी थी पर 55 की आई है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो और कंपनी में कंप्लेंट रेज कर सकते हो कि सेल प्राइस इतना है, इतना डिडक्शन हुआ है जीएसटी रिपोर्ट में, तो मेरा पेमेंट इतना कम क्यों आया, आप टिकट वहाँ पे रेज कर सकते हो। तो कंपनी फिर उसका जो है पूरा हिसाब किताब आपको देगी कि इतना इतना डिडक्शन यहाँ पे हुआ है, इतना डिडक्शन यहाँ पे हुआ, तो इसलिए आपका कम आया है। और अगर कंपनी की गलती है तो आपको रिफंड आएगा। दूसरी बात, अगर लॉजिस्टिक में कोई गड़बड़ी करता है, पैकेटों की हेरा फेरी करता है और दिखाता है कि पिकअप नहीं हुआ, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपके पास से ऑर्डर गया था, आपके स्टेटस में जो है यहाँ पे ना कैंसिल है, ना आरटीओ है, ना कस्टमर रिटर्न है, तो इसका मतलब पिकअप हुआ है और आपने ऑर्डर पैक किया है। हमेशा एंट्री डालो, ऑर्डर पैक करने से पहले एंट्री डालो, फिर पैक करोगे ना, क्योंकि जब आप पैकिंग स्लिप निकालोगे ना, तो उससे पहले एंट्री डालो, तब ताकि आपको पता रहे कि आपने इसकी पैकिंग स्लिप निकाली है, और जब पैकिंग स्लिप निकाली है तो आप ऑर्डर पैक करोगे ही करोगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पर्सनल डेटा होना चाहिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। सपोज अभी हमने कंपनी की जीएसटी रिपोर्ट जो डाउनलोड करी थी, सेल्स रिपोर्ट, इसमें कंपनी कह रही है कि भैया आपने एक महीने में 100 ऑर्डर का बिजनेस किया है, पर मेरे डेटा के हिसाब से मैंने 120 ऑर्डर का बिजनेस किया,
तो जो 20 ऑर्डर का मेरे पास एक्स्ट्रा बिजनेस आ रहा है, जो कंपनी के पास डेटा ही नहीं है, तो वो तो मेरा माल चोरी हो गया या कुछ हो गया, प्लस मेरा उसका माल का कॉस्टिंग गया। अगर कंपनी के पास उसका डेटा नहीं है तो मैं उसकी पेमेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, तो वो मेरा पूरा लॉस है। तो मैं कंपनी में कंप्लेंट रेज कर सकता हूँ कि मेरे पास 120 ऑर्डर आए थे, तुम 100 ऑर्डर का डेटा मेरे को जीएसटी रिपोर्ट में कैसे दे रहे हो, मुझे इन ऑर्डर्स का जो मेरे पास ऑर्डर नंबर मेंशन है इनका मुझे स्टेटस बताओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता यही है, सिस्टम में ऑर्डर ट्रैक ही नहीं होता, ना वो ऑर्डर्स टैब में होता, ना रिटर्न्स टैब में होता, ना कैंसिल टैब में होता, कुछ भी नहीं होता। तो आप ऑर्डर ट्रैक ही नहीं कर सकते। कभी कभी तो क्या होता है, ऑर्डर कैंसिल टैब में 2 दिन बाद रिफ्लेक्ट करता है, तब तक आप क्या करोगे, तब तक बैठे रहोगे कि भैया मेरा माल चोरी हो गया, मेरे को पता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी बेनिफिट्स ऑफ मैनुअल डेटा की, तो किसी ने नहीं देखी उस टाइम, कोई देख भी नहीं रहा था, व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, वीडियो जो है ज़्यादा लोगों की फीड में भी नहीं जा रही थी। पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना, बेनिफिट्स ऑफ मैनुअल डेटा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि मैनुअल डेटा का क्या बेनिफिट होता है और क्यों रखना चाहिए, बहुत हेल्पफुल होता है। हम कंपनी पे पूरा आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। सपोज़ आपके अगर 100-200 ऑर्डर की जगह 1000-2000 ऑर्डर होते, फिर आप क्या करते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता कि ट्रैक कर पाएँ डेटा, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेमेंट का हो चाहे वो ऑर्डर्स का हो। तो ये थी हमारी वीडियो पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, आप पेमेंट रिकन्सिलेशन खुद नहीं कर सकते, एक एक ऑर्डर मैच नहीं कर सकते, एक एक पेमेंट मैच नहीं कर सकते, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पेमेंट रिकन्सिलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मात्र ₹1 प्रति ऑर्डर, ₹1 पर ऑर्डर। एक्सेल शीट में सारा काम मैनुअली होगा, एक्सेस लिया जाएगा आपसे, आपके अकाउंट का यूज़र एक्सेस, और उसके बिहाफ पे हम पूरी एक्सेल सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और सेल्स रिपोर्ट में फॉर्मेट बना के देंगे। उसके बिहाफ पे हम आपका पूरा पेमेंट जो है वेरीफाई करेंगे। अगर 1000 ऑर्डर है तो 1000 वेरीफाई करेंगे, 10,000 ऑर्डर है तो 10,000 वेरीफाई किया जाएगा एक मंथ का। मिनिमम चार्जेस हमारे 500 है, 500 मतलब 500 ऑर्डर मिनिमम होने चाहिए। अगर कम है तो हमारा फिक्स 500 रुपीज़ है 1 मंथ का चार्ज सिंगल प्लेटफॉर्म का, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो। उसके बाद अगर आपके 500 से ज़्यादा ऑर्डर हैं तो हमारा ₹1 पर ऑर्डर है, मात्र ₹1 प्रति ऑर्डर में, ताकि आपकी पॉकेट पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है, कई सेलर्स के 10,000 20,000 ऑर्डर होते हैं तो वो ₹3 ₹4 ऑर्डर दे नहीं सकते हैं। इसी वजह से हमने मात्र ₹1 प्रति ऑर्डर रखा है, क्योंकि पर ऑर्डर पे आपका सिर्फ ₹1 का खर्चा आएगा, जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और ऐसा करने से आपको ये भी पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विस लेने से कि आपके कौन से एसकेयू पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। तो अगर आपको खुद पेमेंट रिकन्सिलेशन नहीं करना, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमारे से करवा सकते हो, सिर्फ ₹1 प्रति ऑर्डर में पर प्लेटफॉर्म का, जिसकी मिनिमम फीस हमारी 500 रुपीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में, तो हमारी प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ उसको मेंशन करो, या आपका कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। और हमारी वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहे और मोटिवेशन बना रहे। एंड होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।